दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे खाने में लोगों को मेनू मिलता है, वैसे मैनिफेस्टो सभी पार्टियों को आ गया है। 2024 के चुनाव में जैसा कहा जा रहा है कि क्या देश में तानाशाही को देश बढ़ रहा है अगर 400 पार हुआ तो। हमारे साथ डी भारत खबर से आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए हुए हैं। क्या लगता है, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है अगर 400 पार सरकार आएगी तो? देखिए, अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर खासकर हम सत्ताधारी भाजपा की बात करें तो कई ऐसे नेताओं के बयान आए हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। पूरे चुनाव में एक आम आदमी की जो बेसिक नीड है, उससे हर राजनीतिक दल, हर नेता, अगर आप ये कहिए कि भटक गए हैं अपने मूल मुद्दे से, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से यूट्यूबरों को जेल भेजा जा रहा है खबर चलाने पे, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जो लोग कह रहे हैं संविधान बदलने की बात, तो ये विपक्ष कर रहा ना जी। ये विपक्ष क्या, जनता 140 करोड़ जनता में कितने लोगों को यह पता है कि ये संविधान बदला जा रहा, और कितना परिवर्तन संविधान में कांग्रेस ने किया है और उतना ही परिवर्तन बीजेपी कर रही है। तो क्या बीजेपी संविधान खत्म कर देगी? नहीं, देखिए, संविधान खत्म करना कोई इतनी मजाक की बात नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया है। अभी फैजाबाद से लल्लू सिंह का बयान आया था, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने संविधान बदलने जैसी बात कही है। लेकिन देखिए, अभी प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक बयान या गृह मंत्री का ऐसा कोई बयान भी आया नहीं है। बयान का अलग भाई, मुझे ये बताइए आप, जैसे संविधान बदलने की बात चल रही है, अगर पक्ष कर रहा संविधान बदलने का, ठीक है, वो उससे वोट हासिल करना चाहता है, और विपक्ष जो है संविधान बचाने को वोट चाहता है। ये बचाने और संविधान बदलने पे वोट चल रहा है, या देश की जो सरकार वर्तमान है, या किस मुद्दे पे आई थी देश में? देखिए, 2014 में जितने भी वादे लेकर आए थे मोदी जी, उसमें देखिए 2-3 चीजें जो वहां तक मुझे याद हैं बेसिक तौर पर। नहीं, बेसिक तौर पर छोड़ दीजिए, अभी जो नया मुद्दा आया है, इनका जो नया मैनिफेस्टो आया है, क्या उसमें योगी सरकार में, मोदी सरकार में कहा जाए तो बेरोजगारी बात हुई है, रुपया गिर रहा है डॉलर प्रति बात हुई है? नहीं, कोई चाइना का बात हुई है? नहीं। क्या युवाओं को रोजगार की बात आई है? नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात लिखी गई उसमें, मैनिफेस्टो में, और 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए आगे किसी के, ये सब बात कहाँ गए? ये सब वादे क्यों नहीं लिखा गया मोदी सरकार के द्वारा? देखिए, अगर वादों की बात करें तो 2014 के बाद भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि देखिए, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, अगर धारा 370 राम मंदिर की मुद्दा छोड़ दो, 2-3 चीज़ें, अब जैसे ट्रिपल तलाक की बात आई, तो ट्रिपल तलाक पे भी सरकार ने काम किया है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो सरकार काम करती है। आलोक जी, देखिए, बात क्या थी, सरकार आई किस मुद्दे पर? बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, पेट्रोल कम करेंगे, पाकिस्तान का सर काट के लाएंगे जो उनके सैनिकों का, ठीक है, ये सब हुआ था ना? ठीक है, सब नहीं हुआ, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो था बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और पेट्रोल डीजल का दाम कम करना, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है और ना ही आगे कुछ होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2024 के चुनाव, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, भाजपा 400 की बात तो देखिए मेरे समझ से बाहर है, लेकिन हाँ, ये है कि भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत में आएगी, बहुमत मिलेगा। बहुमत में आना 140 करोड़ जनता है, समझना अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो मुद्दा था बीजेपी का, जो सरकार में 2014 से पहले एजेंडा लेके आई थी कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, हाँ, जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले उसे बढ़ा देंगे और सब काला धन ला के जेब में डाल देंगे। अरे भैया, कुछ हुआ ऐसा? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा और काला धन की बात करें अगर किसी भाजपा नेता से, तो वो सुनकर हंसने लगता है। अरे हंसने लगता तो क्योंकि उसको लगता है कि ये देखिए, ये सब बातें तो जैसे 15 लाख की बात पर अमित शाह जी मुकर गए, बोले ये तो सब जुमला है। तो आजकल चाहे आप क्षेत्रीय नेता या बड़े नेताओं की बात करें, तो मोदी सरकार का 2047 का सपना हम देख रहे हैं भारत को बनाने के लिए। अरे जो युवा 10 साल में जिनकी उम्र ही खत्म हो गई नौकरी में फॉर्म भरने के लिए, और 2047 में क्या होंगे? देखिए, 47-47 की बात नहीं है, जहां तक देखो मेरी जानकारी है, तो लिखा जा रहा है, इनके लिखने से कुछ नहीं होता, इनके लिखने से कुछ नहीं होगा। ये जनता तय करेगी कि 2047 तक कौन रहेगा, कौन जाएगा, सबसे बड़ी बात। अब जहां तक मेरा अपना मानना है कि ये 2024 का चुनाव ही भाजपा सरकार का आखिरी चुनाव होगा। देखिए, चुनाव आखिरी हो या, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में,
जिस मुद्दे को लेकर देश की भी कोई भी स्ट्रीट मीडिया से लेकर सरकार तक कोई चर्चा नहीं करती। देखो बहुत से सवाल आलोक भाई चल रहे हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर और स्ट्रीम मीडिया सब चला रहे हैं। क्या देश में वाकई बेरोजगारी नहीं है? भाई कैसे बेरोजगारी नहीं है? नहीं अभी 82% का एक आंकड़ा जो सामने आया है कि युवा भारत का 82% लोग बेरोजगार हैं। आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि 9.5 लाख पद केंद्र सरकार के खाली हैं जो 2014 के बाद भरे नहीं गए। भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूं, क्या युवा 10 सालों से नौकरी के लिए रात दिन कहीं कोटा में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं मुखर्जी नगर दिल्ली में नौकरी तैयारी कर रहे हैं, बैठ करके छोटे से कमरे में आलू भात खा करके, ठीक है, कुकर में पका करके सीटी मार करके बेचारे खा रहे हैं। उनकी उम्र तो निकलती जा रही है। क्या कहेंगे? क्या युवाओं को देखना चाहिए सब बीजेपी सरकार? क्या दिखाना, क्या विजन है इसका? देखिए हम है? आपको बता दें कि इस समय लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। ये सच्चाई मान लीजिए आप। सोशल मीडिया में बिल्कुल लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आप ये मान लीजिए कि आजकल के युवा किताबें छोड़कर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पढ़ते हैं। व्हाट्सएप का ज्ञान ही लोगों को जहर बनता जा रहा है। आज जो है युवाओं का इतिहास जो है, युवा जो किताबें पढ़नी चाहिए उनको इतिहास की जानकारी किताब से बढ़िया और कुछ नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अभी यूपीएससी का रिजल्ट भी जारी हुआ, अच्छे लोगों ने, जिन लोगों ने तैयारी की उनका रिजल्ट भी आया। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ सभी लोगों को। जी जी ठीक है, आप लोग तैयारी किए, आप लोगों ने, जो लोगों को नौकरी मिला उनके लिए देश के आप लोग अच्छे पदों पर कार्यरत रहें और ईमानदारी के साथ आप लोग कार्य करें। आप लोगों के भी ऊपर ऐसा ना हो किसी प्रकार की जो कि लांछन लगे। इसलिए जितनी मेहनत से आपके माँ बाप ने आपको पैसा दे करके इस योग्य बनाया, आप उस योग्य बने भी, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को। रही बात 2024 के चुनाव की, आलोक जी, विपक्ष क्या मोदी जी के 400 पार की राजनीति को फेल कर पाएगा या नहीं? देखिए हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें कि 400 की बात ये सिर्फ जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ले लेते हैं थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं, 2019 का चुनाव ले लेते हैं। 2019 के चुनाव में अलग अलग मुद्दे थे, विपक्ष एकजुट नहीं था, सबके अलग अलग बयानबाजी थी, अलग अलग बातें थीं। 2019 के चुनाव के ठीक 15 दिन पहले पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक होती है। इससे क्या होता है कि बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरीके से एडवर्टाइज इवेंट बना के जनता के सामने रखती है। लेकिन आलोक भाई अभी क्या जनता समझ रही है वाकई जो हो रहा है? देखिए 2019 और 2024 में बहुत फर्क है, ये आप मान लीजिए। इस बार ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ रही है, सिर्फ भारत की मीडिया को छोड़ के। हम मान लें अलग बात है, आप जान जाए अलग बात है, लेकिन 140 करोड़ की जनता है, इसे कौन समझाएगा कि जनता सब जानती है? नहीं, ये बिल्कुल मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। जनता सब जानती है। अगर जनता आलोक जी जानती, जनता को यह बात कैसे नहीं समझ में आ रही है कि जो सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बनाई थी देश में, 70 साल का सपना को ध्वस्त करने का सपना दिखाई थी कि मैं कांग्रेस को मुक्त करूंगा भारत से, वो अलग बात है आलोक जी। मुद्दा यह था कि मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ी गारंटी थी मोदी की कि हम रोजगार लेके आएंगे, युवाओं के हाथ में नौकरी होगी। हुआ कुछ? एक बात मुझे बताइए कि जो सरकार 2019 के बाद 5 किलो राशन बांट रही है, ये बात करती है दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की, फ्री का राशन सिलेंडर 1000, ये बात करती है कि हम भारत को जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई? आपके युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसके पास नौकरी नहीं है। युवा बेरोजगार कहाँ है? सबके हाथों में झंडा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सभी टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया वीडियो बना रहे हैं, सब तो रोजगार मिल गया सबको। मैं बता रहा हूं कि ये सोशल मीडिया आने के बाद जिन युवाओं को किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन हेड होना चाहिए था, आज वो व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन बने हुए हैं। हाँ, एडमिन है तो ना जी, तो उनका घर तो चल रहा है। तो कैसे बनेंगे अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था? देखो अर्थव्यवस्था ऐसे एडमिन में ग्रुप हेड बन के। एक सबसे मैं अगर कहूंगा तो सबसे बड़ा एक व्यक्ति होता है ना, किसी चीज में पीएचडी होता है तो वो डॉक्टर की उपाधि धारण करता है, वो उस चीज में महारती हासिल करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर एमबीबीएस करता है, उसके बाद वो अपनी डिग्री का हासिल करता है, तो एक अच्छा डॉक्टर माना जाता है एमबीबीएस करने के बाद। ठीक है, बात यह है कि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से पीएचडी थे, वो भी हार्वर्ड से। इस व्यक्ति को नकार दिया देश ने और एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में लेके आया जिसके पास डिग्री को लेकर भी लोग
सवाल उठा रहे हैं। और एक अनुभव है कि अनुभव है नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्यों नकारा गया? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आपने कहा ना भारतीय जनता सब जानती। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए, ये पूरी दुनिया का एक नियम रहा है। जिसे बोलना अच्छा आ गया, जिसे मार्केटिंग करना अच्छा आ गया, वो मिट्टी भी उठा के मार्केट से बेच देता है। आलोक भाई, आपने देखा आज के टाइम पे सिर्फ यही हो रहा है कि अगर आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे, मोदी जी से बेहतरीन वक्ता मैं मानता हूं कि भारत में अभी के टाइम में कोई नहीं। अगर तो जिसे बोलना आ गया वो कुछ भी बेच सकता है। तो भाई एक बात आपने देखा होगा, बचपन में हम लोग भी देखते थे कि जो मदारी होता था ना, ऐसे डबरू हो जाता था, बस गांव के लोग जो है ना बस बड़े आराम से आ जाते थे, बड़े आराम से बैठ करके गोला बना करके जैसे कहता था वैसे खड़े हो जाए, आपके जेब में कुछ हो जाएगा, आपके पैंट में चला जाएगा। बस 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 वही हो रहा है। लेकिन लास्ट में क्या कहता था पता है? सभी लोग 10-10 रुपया दे दो, नहीं ये जो बंदरिया रात में भूत बनेगी आपको, तो क्या लगा? बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, आज यूपी की बात कर ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जो है पुलिस परीक्षा लीक हुई थी, और जिस पत्रकार ने, जिस यूट्यूबर ने उस परीक्षा भर्ती जो है खबर चलाई थी, आज वो जेल में है। आप बात अगर तानाशाही की कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये तानाशाही नहीं है? ये डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ लोकतंत्र। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोकतंत्र खत्म हो गया है या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई है, जिस तरीके से अभी स्थिति चल रही है, इससे यही साबित होता है कि धीरे धीरे सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। आलोक जी, बात यह है कि देखिए, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी का शासन रहा, जिसके खिलाफ आप बोले होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई वह करेगी, क्योंकि आपकी आवाज को बंद करना है। आप सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं? आप सच्चाई क्यों बता रहे हैं किसी को? भाई सच्चाई नहीं, आपको मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, 2013, 2012, 13 की बात कर रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी का लाइव गुजरात से चलता था और मनमोहन सिंह का लाइव दिल्ली से चलता था। दोनों एक ही चैनल पर, दो विंडो में, जो भारत की स्ट्रीट मीडिया है, जो भारत की मेन मीडिया है, ये लाइव करती थी। दोनों की बाइट, दोनों का इंटरव्यू, दोनों का लाइव एक साथ दिखाया जाता था। 2014 के बाद हमें किसी एक चैनल का नाम दिखा दो, किसी एक चैनल का नाम बता दो जो सरकार के बजाय विपक्ष को प्राथमिकता दिया हो। चैनल आलोक जी, चैनल तो एक चलाना इतना आसान नहीं होता जब तक बात चैनल चलाने की नहीं है, बात यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है चैनल को। चौथा स्तंभ तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। चौथा स्तंभ आलोक भाई नहीं है जो सरकार की गुलामी करना चालू कर दे। पिछले कुछ सालों से मुझे बता दो कि भारत की किस मीडिया ने बेरोजगारी, महंगाई पर एक भी डिबेट किया हो। मेरा कहने का मतलब है आलोक भाई कि जैसे सरकार की आप तानाशाही, जैसे सरकार के आप पक्ष में बात कर रहे हैं, अगर वही मीडिया अगर सरकार को अच्छा काम करती है तो आपसे पूछ सकती है ना कि अगर आपने ये अच्छा काम किया तो अगला अच्छा काम आपके देश के लिए क्या होगा। लेकिन ऐसा अभी तक तो हो नहीं रहा है कि सवाल मीडिया करे उनसे। दूसरी बात, जो देश में अगर ये तो पूछा जा सकता है स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ना कि मोदी जी जब आप देश में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो आपने कहा था कि हम रोजगार लेके आएंगे, 2 करोड़ का रोजगार देंगे। इस मुद्दे पर 2024 के चुनाव में क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या 2014 के बाद से बेरोजगारी है ही नहीं देश में? आप अभी बेरोजगारी का भी आंकड़ा आया था आपके सामने, आपने देखा होगा, जिसमें यह बताया गया है कि 82% युवा जो है भारत में बेरोजगार हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है भारत का। खबरों से, मीडिया से ऐसे गायब कर दिया गया। देखो आलोक भाई, अभी इस पर प्रधानमंत्री का एक बयान भी आया है कि इंटरव्यू चलाता है इस पर। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने ऐसे बना दिया कि जिसमें जो कंपनियां हैं वो चंदा देंगी, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, उसका 37% जो है बीजेपी खाते में आएगा। प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया। नहीं, एक बात बताओ मुझे, तो जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 80 करोड़ हो, वो 100 करोड़ का चंदा कैसे दे सकती है भाई? देखो, सब हो सकता है। कैसे हो सकता है? मोदी है तो मुमकिन है, कंपनी है तो मुमकिन है। देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आलोक जी। कोई कंपनी अपने घर से पैसा नहीं लाती है। आप समझिए, ये जो एजेंडा बनाया जा रहा है देश में ना, 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की हालत क्या होगी, या मर्ज बन जाएगी देशवासियों के लिए। प्रति व्यक्ति के ऊपर 1 से सवा लाख का कर्ज होगा। देखो, ये मत समझिए आप लोग कि जो देश के कोने में बैठा हुआ आदिवासी है, जो लकड़ी से खाना बना रहा है, वो यह ना समझे कि हमारे ऊपर कर्ज नहीं है।
भाई साहब वो जो बच्चा पैदा होता है ना, जब केंद्र चिल्लाता है भारत में आकर के ना, उसके ऊपर उसी दिन से 1.25 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। लेकिन मनमोहन सरकार में भी कर्ज था, मात्र 33,000 कर्ज था। नहीं, जब 55 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ का कर्ज 55 लाख था, करोड़। लेकिन जब बच्चा पैदा होता था तो मात्र 33,000 रुपए कर्ज होते थे। आज वो 1.25 लाख 140 पहुंच गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पूछना भी चाहूंगा आलोक जी से कि जो 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष संविधान बचाओ, पक्ष संविधान को मिटाएंगे, इन दोनों के बीच क्या जनता का माइंड वॉश नहीं किया जा रहा है? असली मुद्दा क्या है आलोक जी? बात इस पर होनी चाहिए। आपको असली मुद्दा देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, भारत की राजनीति को जब से मैं जानता हूं, बहुत करीब से देखा है मैंने। एक बात मुझे ये बता दीजिए कि ये देश जो है, एक अभी कुछ साल पहले एक जस्टिस कटाजू का बयान आया था, हाँ, कि भारत के 90% लोग मूर्ख हैं। तो मैंने तो कहा 10 कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी लगता एक है। बात बताइए, जिस मायावती ने दलितों के लिए क्या नहीं किया, दलितों के लिए मायावती कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है। वो दलित 5 किलो राशन के लिए मायावती को छोड़ के भाजपा के वोटर बन आलोक गए। जी, मायावती जी पे जैसे आप कह रहे हैं दलितों के लिए काम किया उन्होंने, आज दलितों को वह निर्देश, वह मार्गदर्शक कौन है? क्या मायावती जी दलितों के बीच मार्गदर्शन दे रही हैं? अपने बंगले से बच के आवाज करके और कभी काल को ट्विटर पर, एक्स पर जो लोग ट्वीट कर देती हैं, क्या वह मायावती जी की वह चीजें अब दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो जनसभाएं वो रफ्तार भले ना हो, लोगों के ऊपर जैसे बलात्कार होता है, क्या बोलती हैं वो? देखिए वो जो वो है, आवाज है मायावती नहीं, वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। देखो आलोक जी, यहाँ मोरलिटी, यहाँ और दया भावना नहीं, यहाँ बात है केवल मुद्दे की। यहाँ बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की। देखिए मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है, मैं किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, और ना ही मैं सपोर्ट करता हूं। बचने की बात, देखिए, बचने की बात नहीं है, नहीं। देखिए, मेरी तीन मांगे हैं जो बेसिक मांगे हैं, जो जनता से जुड़ी हुई हैं। हाँ। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, आप राज करो, सत्ता करो, हमें आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी करो, हमारी 3 जरूरतें पूरी कर दो। सबसे पहले, प्राइवेट स्कूलों पे जो बेलगाम हो चुके हैं, मनमानी फीस वसूल रहे हैं, इन पे लगाम लगा दीजिए। यह मुद्दा आपने बहुत सही कहा। स्कूल इस समय जैसे प्राइवेट स्कूल लोगों का खून चूस रहे हैं, बस भाई साहब वैसे ही प्राइवेट जो अस्पताल है ना, वो भी लोगों का खून चूस रहे। आप जिंदा जाओ, मैं आपसे दूसरे मुद्दे की बात करूंगा। दूसरा मुद्दा हमको ये चाहिए कि आप जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस समय चल रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल, किसी की भी बात ले लो, एक बात बताओ, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, 5 दिन में 5 लाख का बिल बन जाता है। एक आम आदमी या तो हॉस्पिटल जाए ही ना, पहले ही मर जाए, और नहीं तो अगर हॉस्पिटल चला गया तो अस्पताल वाले मार देते हैं बिल देकर। सही है आलोक जी, जो सरकारी जो बेसिक नीडें हैं आम जनता की, हाँ। ये 2 चीजों पे आप ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान अलग चीज है। तीसरी चीज सुन लीजिए। बोलिए। हमें चाहे 10,000 का ही रोजगार चाहिए, लेकिन अपने जिले में उपलब्ध करवाइए, नियमित चाहिए, अपने जिले में उपलब्ध करवाइए, हमें देश प्रदेश जाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा आपका संभव नहीं हो सकता हर किसी के लिए। लेकिन मैं ये आपने जो कहा कि अस्पताल की बात, जो सरकारी डॉक्टर हैं, यही अपनी डिस्पेंसरी खोल करके, यही अपना एक लग्जरी प्राइवेट अस्पताल खोल करके, सरकारी तो करते ही करते हैं, उसके बाद प्राइवेट में भी सेवा दे करके लोगों का धन उगाही का काम करते हैं। गवर्नमेंट इस पर जो पाबंदी लगाए, या तो सरकार की नौकरी कर लें, या तो प्राइवेट में जाकर अपना अस्पताल खोल के चला लें। बिल्कुल, देखिए, अगर पाबंदी नहीं लगी तो ये समस्या काफी गंभीर हो जाएगी। ये लूट बहुत तेजी से फैल रही है भाई। देखो, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, मेरा साफ मुद्दा है, देश का चुनाव 2024 का जो लड़ा जा रहा है, मोदी जी तो पूरी तरह से अपने वादे पर फेल हैं। उनका जो बेरोजगारी का वादा था 2 करोड़ रोजगार, उस पर फेल हैं आलोक जी। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा था काला धन का, वो आए ना आए अलग मुद्दा है। रही महंगाई की बात, मोदी जी का मैनिफेस्टो 2024 में यह भी गायब है। उनका नया मैनिफेस्टो 2047 आ गया। भाइयों, आप लोग देख लो, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ जाना है या मोदी जी के चमकते हुए चेहरे और उनके लाजवाब भाषण की तरफ जाना है? आप लोग तय करिए।
क्योंकि जिस प्रकार से देश में हमें आपको जरूरत है, 140 करोड़ जनता में लगभग 10% लोग इतने हैं, मजबूत हैं कि पूरे देश को चला सकते हैं आलोक जी। तो रही बात ऐसा है कि जो 130 करोड़ की जनता बचती है उसको क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा चाहिए। चिकित्सा जैसे मुद्दे पर अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वह मृतक कैसे होता है, अगर पैरों से चल करके जाता है तो वहां से मर कर कैसे आता है, उसके मौत के घाट में डॉक्टर कैसे होता है। आजादी के 75 साल बाद अगर आप हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छी हमें चिकित्सा नहीं दे सकते, हमें रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते, तो ये बयानबाजी, ये भाषण करना भूल जाइए कि आप दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। देखो, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात तो अलग है, वह एक मुद्दा है, एक मैटर है, वह देश की इकोनॉमिकल बात है। और उसके लिए आप मैं बता दूं आपको कि मनमोहन सरकार ने 8% के जीडीपी कहकर मनमोहन आज बुजुर्ग अवस्था में बैठे हुए घर में, आज वर्तमान सरकार जो चिल्लाती डंका पीटती 10% जीडीपी की, वो तो नहीं हो पाएगा आलोक जी। आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है। रही बात चुनाव की 2024 का, सभी लोग नोटा दबाइए या आप लोग मत करिए किसी को, यह आपका अधिकार है, लेकिन सरकार को चेता कर रखिए आप लोग, सरकार को डरा कर रखिए आप लोग, क्योंकि एक मत इस समय आपके उंगली पर जो स्याही लग जाएगी ना, वह आपका अधिकार अभी 5 सालों में आपको मिला है। उस अधिकार का या तो आप मुर्गा दारू पीकर दे दो, या तो अपने यहां से सोच करके, आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच करके वोट करना है तो आप लोग करिएगा, चाहे वह किसी पक्ष में करिए। लड़ने वाले दो ही हैं और सत्ता मानने वाले दो ही हैं, इसलिए इन दोनों में जो बेहतर हो आप लोग उस पर वोट करिए। आलोक जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।